Assalamu alaikum. Today we are going to start with the lecture number 8 of this subject C, Computer Organization in Assembly Language. So the title of this lecture is Assembly Language Fundamentals. असल में आज हम इस लेक्चर में असेंबली लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अलबत्ता उससे पहले थोड़ा सा रेफरेंस कि इस लेक्चर में जो भी स्लाइड्स यूज़ हुई हैं ये स्लाइड्स बुक के चैप्टर नंबर 4 से ली गई हैं। बुक का नाम है असेंबली लैंग्वेज फॉर इंटेल बेस्ड कंप्यूटर्स एंड द राइटर इज़ किप आर आर्विन. So this is the reference book. You can read this book. This book is a very fundamental and excellent book on computer assembly language for the Intel based architecture. So लेक्चर शुरू करने से पहले हम पिछले लेक्चर्स का थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि उन लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था, क्योंकि इस लेक्चर में जो भी चीज़ें डिस्कस होंगी they are completely related with the previous lectures. So in our previous lectures, especially in lecture number 7, and we discussed about the machine instruction format, and in this machine instruction format there are 4 basic parts. First part is the label, second one is the opcode, third one is the operands and our addresses, and the fourth part is the comments. आपकोड का जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपकोड इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ऑपरेंड्स आर द रजिस्टर्स और एड्रेसेस और एनीथिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. दे आर द वैल्यूज और लोकेशंस और एनीथिंग ऑन व्हिच ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड. मींस इन ऑपरेंड्स में या तो रजिस्टर भी हो सकते हैं, इमीडिएट वैल्यूज भी हो सकते हैं, या ये ऑपरेंड फील्ड्स खाली भी हो सकती है. तो इन ऑपरेंड्स पे ऑपकोड जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म करता है. उसके बाद चौथा हिस्सा है इसका कमेंट्स का. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन मूव इंस्ट्रक्शन. इस मूव इंस्ट्रक्शन का मेन जो पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, टू मूव कंटेंट्स फ्रॉम वन सोर्स ऑपरेंड into the destination operand. तो इसमें सोर्स ऑपरेंड से डेस्टिनेशन ऑपरेंड में डेटा मूव होती है. आज हम इस लेक्चर में इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे, मगर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, उसकी मेन फंडामेंटल पार्ट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में दैट सोर्स नेवर चेंजेस फॉर एनी डेस्टिनेशन फॉर एनी इंस्ट्रक्शन. सो इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मूव इंस्ट्रक्शन से जो सोर्स हमारा होता है, सोर्स ऑपरेंड, उसके कंटेंट्स चेंज नहीं होते. हाँ, अलबत्ता डेस्टिनेशन रजिस्टर के कंटेंट्स चेंज होते हैं. ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट रजिस्टर एड्रेसिंग. सो रजिस्टर एड्रेसिंग स्पेसिफाइज एनी 8-bit registers, 16-bit registers are being involved in these machine instructions, and we know that all these 8-bit registers are AH, AL, BH, BL, CH, CL and so on. 16 register start with the AX with the suffix of X and so on. So these are the lists of these 16-bit registers. Then there are some code segment registers. We discuss about the 80386 through core 2 microprocessors. They have the extended registers. उनके नाम हैं EAX, EBX, ECX. ये 32-bit आर्किटेक्चर्स के रजिस्टर्स हैं, और इंशाल्लाह आज के लेक्चर्स में हम इन रजिस्टर्स को यूज़ भी करेंगे. उसी लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है. डायरेक्ट एड्रेसिंग occurs in 2 forms in microprocessors, like direct addressing and displacement addressing. There are 2 forms of this one. In 64-bit mode जो रजिस्टर्स हैं उनका प्रीफिक्स R होता है, जिस तरह 32-bit रजिस्टर्स में उनका सफिक्स जो था वो X था, RAX, BX, CX. तो 64-bit रजिस्टर्स में उनका प्रीफिक्स होगा RAX, RBX, RCX एंड सो ऑन. उसके अलावा इसमें
और भी रजिस्टर्स हैं जिनके नाम है R8 R15। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि मूव इमीडिएट और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होता है, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू किसी भी डेटा फॉर्मेट में, चाहे हेक्साडेसिमल हो चाहे बाइनरी हो, वो भी इंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद होता है, आप कोड के साथ वो भी मौजूद है। तो वो वैल्यू या तो मेमोरी लोकेशन पे या रजिस्टर में मूव हो जाता है। Therefore, we call it immediate addressing mode. So, इस एड्रेसिंग मोड में कांस्टेंट डेटा हम यूज़ करते हैं, जो कांस्टेंट डेटा हम एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर खुद डिफाइन करते हैं। And now, these are the outlines of this lecture. First, we will discuss about basic elements of assembly language. Then, we will take few examples about the adding and subtracting integers and so on. We will define data, how we can define data, how we can represent data inside the assembly language. Then in the last we will configure Microsoft Visual C or Visual Studio. The configuration is almost same for assembly programming. अब इस लेक्चर का जो मेन पार्ट है उसमें पहले तो हम एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में क्या क्या फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, क्या डेटा हम किस तरह डिफाइन करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और हम सिंपल कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इस तरह के। उससे हम जो है ना प्रैक्टिकली विजुअल सी में माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल सी 2010 जो है उसका एक्सप्रेस एडिशन या प्रोफेशनल एडिशन जो भी हो उस पर हम करके देखेंगे। So these are the basic elements of assembly language. Integer constants, integer expressions, character and string constant, reserved words and identifiers, directives and instructions, labels, mnemonics and opcodes and also comments. So इसके जो main components हैं हमारे integer constants हो सकते हैं जो किसी भी integer constant भी हो सकते हैं, floating point constant भी हो सकते हैं, मगर फिलहाल हम अपनी डिस्कशन को सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट तक महदूद रखेंगे। वो इंटीजर कांस्टेंट किसी भी डेटा नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जिस तरह हेक्साडेसिमल में करें, बाइनरी में, ऑक्टल में या डेसिमल में। और इंटीजर एक्सप्रेशंस हम किस तरह लिख सकते हैं। उसके अलावा कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। उसके अलावा जो इसका मेन कंपोनेंट होता है वो होते हैं रिजर्व वर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं और उसके आइडेंटिफायर्स क्या हैं। उसके अलावा डायरेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शंस वो कमांड्स जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जिस तरह के मूव इंस्ट्रक्शन, एड इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्ट, complement, negate, exclusive OR and so on. And there are also directives. ये directives जो है वो assembler को निशानदेही करने के लिए कि ये सेगमेंट जो है कोड सेगमेंट है, ये डेटा सेगमेंट है, यहाँ पे हमने डेटा डिफाइन करनी है, यहाँ पे हमने कोड डिफाइन करना है and so on. उसके अलावा हम लेबल्स भी यूज़ करेंगे। अलबत्ता इस लेक्चर में हम लेबल्स को यूज़ नहीं करेंगे। जब हम लूपिंग स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे या कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे उस वक्त हम लेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। न्यूमोनिक्स एंड ऑपरेंड्स, हम न्यूमोनिक्स और ऑपरेंड्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑपरेंड्स में हम कांस्टेंट वैल्यूज़ भी यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम रजिस्टर्स को भी यूज़ करेंगे। न्यूमोनिक्स में हम जो अपना मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के जो रिजर्व वर्ड्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन सेट में जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम कमेंट्स जो है ना उनको भी डिस्कस करेंगे। सो इंटीजर कांस्टेंट्स दे आर ऑप्शनल टू हैव प्लस और माइनस लीडिंग साइन। आपकी मर्जी के मुताबिक है कि आप उसके सामने प्लस माइनस साइन लिख सकते हैं, माइनस साइन लिख सकते हैं अगर वैल्यू माइनस में है तो। प्लस इज ऑल्सो ऑप्शनल कि अगर आप प्लस लिखते हैं तो दैट डेफिनेटली इट विल बी प्लस। इफ यू डोंट राइट प्लस देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव नंबर। बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल डिजिट्स उसमें भी आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनके लिए हमने जब भी इंटीजर डेटा को वहाँ पे असेंबली में रिप्रेजेंट करना हो
तो इनमें बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके लिए हमारे पास रेडेक्स कैरेक्टर्स हैं जो उनके बेस को शो करते हैं और वो हमने ज़रूर लिखने होते हैं। H फॉर हेक्साडेसिमल, D फॉर डेसिमल, B फॉर बाइनरी एंड R फॉर इनकोडेड रियल। उसके अलावा इसके 2-3 एग्जांपल लिखे हुए हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 30D। 30D मीन्स ये 30 जो है ये डेसिमल नंबर है। 6AH, दिस 6AH इज हेक्साडेसिमल नंबर। 42 इज डेसिमल। अगर इसके पीछे D नहीं लिखा हुआ इट मीन्स कि ये डेसिमल है। अदरवाइज अगर O लिखा हो मीन्स O लिखा हो तो ऑक्टल है, और या इसके दूसरे भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अगर H लिखा हो तो हेक्साडेसिमल है। 1101B इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है बाइनरी वैल्यू है। हाँ, अलबत्ता अगर हेक्साडेसिमल में कोई भी ऐसा नंबर हो जो किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा हो, फॉर एग्जांपल A5 कैरेक्टर है, A कैरेक्टर है उसके बाद 5 है, A5 जो नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर, अगर इस तरह का कोई हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू हो तो उससे पहले हमने 0 ज़रूर लिखना होता है। अदरवाइज दूसरे किसी केस में, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 6A, इस केस में हम ना लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अगर कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यू किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट लाइक ABCDE एंड F कैरेक्टर से, तो उससे पहले 0 ज़रूर लिखना है हमें। ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंट लेवल्स। ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस लेवल्स में हम उनकी प्रायोरिटीज डिस्कस करते हैं कि भाई जब भी कोई एक्सप्रेशन हो तो पहले कौन सा ऑपरेटर एवेल्यूट होगा। सबसे पहले जो प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस लेवल है वो है पैरेंथेसिस को, कि पैरेंथेसिस में जो भी चीज़ लिखी होगी वो पहले एग्जीक्यूट मीन्स प्रोसेस होगी। उसके बाद यूनरी प्लस माइनस ऑपरेटर्स जो है वो। थर्ड जो प्रेसिडेंस लेवल है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को। फोर्थ थर्ड जो उसके साथ जो प्रेसिडेंस लेवल है वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर को। उसके बाद प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है ना ऑपरेशंस, उनकी प्रेसिडेंस लेवल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिसाल चार मिसाल हैं, जिसमें पहली एग्जांपल है 16/5। it will be computed like the value will be 3. In case जो second example है यहाँ पे लिखा हुआ है -3 + 4 multiply by 6 - 1। सबसे पहले ब्रैकेट्स को जो है ना सॉल्व किया जाएगा। 6 - 1 5, 3 + 7 और 3 + 4 = 7। ये पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगी। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर्स, इसका वैल्यू माइनस में हो जाएगा एंड -7 multiply by 5, so it will be 35 -35। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पहले जो ना होगा प्रोसेस होगा, ये हो गया 24 में से -1 होगा और -4 कर दें तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ से माइनस कर रहे हैं, -3 भी है तो 24 से आप -4 कर दें सिमिलरली। सो ये कुछ एग्जांपल थे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। सो कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, they must include we must include characters in single or double quotes. So here you can see, and their size for character, they are represented in 1 byte. ASCII 1 byte, ASCII character 1 is equal to 1 byte. And for the strings and single or double quotes, we can use single or double quotes to represent characters. Each character occupies a single byte, so जितना भी आप लंबा का स्ट्रिंग लिखेंगे, so it will occupy that number of memory bytes. Here you can see there is possibility that we can use embedded quotes, like double quotation mark use करते हैं in between inside the single quotation mark. So this will be a complete string from here to here. उसके अलावा हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं एंड आइडेंटिफायर्स।
And what are these reserved words? Reserved words cannot be used as identifiers. Identifiers को आप इस तरह कह सकते हैं कि these can be variables and the उसके अलावा इसको हम कह सकते हैं वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसके अलावा कांस्टेंट वैल्यूज हो सकते हैं, या रजिस्टर्स के नाम हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। मोस्टली हम इसको वेरिएबल्स कैटेगरी में रखते हैं। सो रिजर्व वर्ड्स दे कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। व्हाट आर दोज रिजर्व वर्ड्स? इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मूव एंड सो ऑन, इनको हम एज आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर, एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। डायरेक्टिव्स जो हैं, जिस तरह हम कोड सेगमेंट को कोड से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, या इंक्लूड जो है हमारे पास एक डायरेक्टिव है। टाइप एट्रीब्यूट्स जिस तरह वर्ड है, डबल वर्ड एंड सो ऑन। उसके अलावा प्रीडिफाइंड सिंबल्स जो हैं, प्लस माइनस एंड सो ऑन, वो जो भी हैं वो भी हम एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी सिंबल्स हैं जो हम एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं। द साइज आइडेंटिफायर्स कैन बी 1 कैरेक्टर टू 247 कैरेक्टर्स, इतना उसका नाम बड़ा हो सकता है। दे इंक्लूड डिजिट्स, नॉट केस सेंसिटिव, एंड फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, अंडरस्कोर, @, क्वेश्चन मार्क और $। सो या तो कैरेक्टर हो सकता है या इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। What are the directives? Directives are the commands that are recognized and acted upon by the assembler. वो commands जो हम assembler को देते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि भाई we declare code segment के code segment dot code के code segment यहाँ से शुरू हो रहा है। data segment है तो हम लिखते हैं dot data के data segment। ये जो directives होती हैं ये सिर्फ assembler के लिए होती हैं कि भाई what is the action that assembler has to perform। उसके अलावा ये जो directives हैं they are not part of the Intel instruction set। instruction set जो part है वो है add, subtract, move instructions, and or not, jump and ये सब instruction जो हैं वो Intel instruction set architecture के इंटेल इंस्ट्रक्शन सेट के पार्ट है। अलबत्ता ये डायरेक्टिव्स उसके पार्ट नहीं है। दीज डायरेक्टिव्स आर ऑल्सो नॉट केस सेंसिटिव। उसके अलावा डिफरेंट असेंबलर्स हैव डिफरेंट डायरेक्टिव्स। सो जो नेस में नेटवाइज असेंबलर और ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर, इन दोनों के डायरेक्टिव्स मुख्तलिफ हैं। हमारा मेन फोकस जो होगा वो माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर्स पे होगा। सो जो भी डायरेक्टिव्स इसमें यूज़ होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। अलबत्ता नेस्म और नेटवाइज असेंबलर में जो डायरेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट हैं। अगर आप उनका रेफरेंस करना चाहते हैं देन दे हैव देयर ओन वेबसाइट, आप वहाँ पे जाके उनका देख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है मींस जो इंस्ट्रक्शन सेट हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, अलबत्ता डायरेक्टिव्स डिफरेंट होंगे। उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस, दीज इंस्ट्रक्शंस जिस तरह ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कॉम्प्लीमेंट, नॉट, एक्सक्लूसिव आर, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दे आर बीइंग असेंबल्ड इनटू मशीन कोड बाय असेंबलर एंड एग्जीक्यूटेड एट रन टाइम बाय द सीपीयू। जब हम इसको असेंबल करते हैं उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं तो असेंबल जो है वो असेंबलर करता है, उसके ऑब्जेक्ट फाइल बनते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनते हैं, और जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू जो है वो खुद एग्जीक्यूट करता है। वी विल यूज द इंटेल आर्किटेक्चर 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट, क्योंकि इस बुक में जो है वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट, अलबत्ता आप 16 बिट भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा 64 बिट यूज भी कर सकते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन, वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 4 मेन पार्ट्स इन इंस्ट्रक्शन: लेबल, निमोनिक, ऑपरेंड, कमेंट एंड सो ऑन। लेबल्स क्या होता है? ये हमें पता है कि लेबल्स एक्ट एज अ प्लेस मार्कर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ ऐड,
EAX कामा EBX, ये इंस्ट्रक्शन है। दूसरी इंस्ट्रक्शन है मूव ECX EAX। ओके, अब ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और भी इंस्ट्रक्शंस होंगी। अब इन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में जो है ना लोकेशन या मेमोरी स्पेस मिलती है कहाँ पे, कोड सेगमेंट में, कोड सेगमेंट में। अब इस कोड सेगमेंट के अंदर ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो हैं इनकी एड्रेसेस होंगी या इनकी कोई जगह होगी जहाँ पे ये स्टोर हुई हुई है। और डेफिनेटली जब इनको कोई मेमोरी में स्पेस मिलती है, मेमोरी में स्टोर होती हैं, तो इनकी एड्रेसेस भी होती हैं। इसकी भी एड्रेस होगी, इसकी भी एड्रेस होगी। हम जब भी कोई जंप या गोट स्टेटमेंट या जंप स्टेटमेंट या कंडीशनल जंप स्टेटमेंट कोई भी यूज़ करेंगे तो उसमें हम इसके सामने, इंस्ट्रक्शन के सामने हम जो है ना लेबल लिखते हैं। पहले यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन के सामने हम लेबल लिखते हैं। लेबल में फॉर एग्जांपल अगर इस इंस्ट्रक्शन का लेबल में लिखता हूँ A12 और जंप में लिखूंगा A12, तो जंप जो है इस पे जंप करेगा और जंप करने के बाद यहीं से फिर से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। और ये A12 जब हम इसको असेंबल करेंगे और लिंक करेंगे तो ये जो भी मेमोरी लोकेशन असाइन होगी उसमें कन्वर्ट हो जाता है। दे मार्क द एड्रेस, definitely they mark the address. Actually they are not the actual addresses, they are the reference address or offset addresses of code and data. ये हमने कोड सेगमेंट में इस वजह से लिखा है कि because this is the code, otherwise डेटा सेक्शन में भी हो सकती है। तो ये एड्रेसेस नहीं होती है कोड सेगमेंट में, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कोड सेगमेंट। उसके अलावा इसमें हमारी ऑफसेट एड्रेस जो होती है कि हमारा कोड यहाँ पे अगर स्टोर है, ये इंस्ट्रक्शन और दूसरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टोर है। पहली इंस्ट्रक्शन जो है उसका है एड्रेस 21000x या हेक्साडेसिमल, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इस लेबल A12 को असाइन हो जाती है। ये कह सकते हैं कि ये A12 जो है इस इंस्ट्रक्शन के पहली एड्रेस को, स्टार्टिंग एड्रेस को शो करते हैं। दे फॉलो दी सेम आइडेंटिफायर रूल्स, जिस तरह आइडेंटिफायर्स के रूल थे कि भाई कोई भी रिजर्व वर्ड्स नहीं हो सकते हैं इस तरह, अंडरस्कोर या उसके अलावा शुरुआत में उसका या तो लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, @ साइन हो सकता है। इस तरह के रूल्स जो आइडेंटिफायर्स के थे, लेबल्स के भी वही रूल्स हैं। और डेटा लेबल मस्ट बी यूनिक, पूरे प्रोग्राम में वो यूनिक होना चाहिए। एग्जाम्पल इज माई अरे, there should not be any colon here, sorry I just put colon here, so not followed by colon. And code label here you can see target of jump and loop instructions, so this will be the target of jump and loop instruction जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है ना ये जो हम लिखेंगे इसमें वो कोलन के साथ लिखेंगे। उसके अलावा निमोनिक्स एंड ऑपरेंड्स, इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स, निमोनिक मीन्स समथिंग ऑफ रिलेटेड टू मेमोरी। ये ग्रीक वर्ड है जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। निमोनिक इज अ ग्रीक वर्ड, समथिंग like of memory or memory aid. Examples like move, add, subtract, multiply, increment, decrement and so on, ये सारी के सारी इनको हम कहते हैं निमोनिक्स। और ऑपरेंड्स जो हैं they can be constant, they can be expression, they can be register, they can be memory or data label and so on. So the constants and constant expression are often called the immediate values, जो हम immediate addressing mode में इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स, डेफिनेटली जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कमेंट्स ज़रूर लिखते हैं। उन कमेंट्स का ये फ़ायदा होता है कि हमें हर इंस्ट्रक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स कोड होता है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, बिकॉज आफ्टर सम टाइम इफ़ वी वांट टू ओपन दैट फाइल, इफ़ वी वांट टू एक्सटेंड दैट कोड, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक के what is the purpose of this instruction, what is the purpose of this procedure, what was the date when this program was created and so on. So these comments
they explain the program's purpose. You can write at the top of the program what is the purpose of the program, who is the author, and so on, when it was created, by whom, and so on, revision information, and tricky coding techniques. If you have something very tricky and if you are coding it inside the program, and after some day, few days or few months, if you again want to revise, then it will be difficult to follow up the code. So people just comment those subroutines or instructions and application specific explanation. So whatsoever the program you are writing, उसके बारे में explanation जो है ना वो उसको represent उसको explain करने के लिए हम comments use करते हैं. There are two types, single line and multi line. Single line comment जो है वो for example हमारी कोई instruction है, आगे उसके लेवल है, ये इंस्ट्रक्शन एड है, समथिंग जो भी इंस्ट्रक्शन है, तो हम कामा देके उसके बाद हम कमेंट लिखते हैं. दे बिगिन विद द सेमीकोलन. सो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन पहले लिखा हुआ है, उसके बाद कमेंट इज CSC 221 असेंबली. मल्टी लाइन कमेंट्स, एक से ज़्यादा अगर लाइन्स हों जिनको हम कमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं कमेंट. इट इज़ फॉलोड बाय सम सिंबल और द चोजन कैरेक्टर. So this chosen character must be used as a delimiting or terminating character for this multi-line comments. उसके अलावा ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो कैरेक्टर आप चूज़ करें वो इस टेक्स्ट के अंदर ना हो, क्योंकि जब भी कमेंट्स को पार्स किया जाएगा और अगर वो टेक्स्ट में यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे @ साइन है, तो ये समझा जाएगा कि ये कमेंट सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है. So end with the same programmer chosen character, and now here you can see instruction format examples. ये वही है कि इसमें ऑपरेंड 0 भी हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन. द एग्जांपल ऑफ दिस नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इज सेट कैरी और STC. इस इंस्ट्रक्शन का काम ये है कि जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कैरी फ्लैग को हाई कर देगी, मीन्स उसको 1 कर देगी. वन ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स बट one is here. So increment EAX, so we are going to increment the contents of accumulator 32-bit register, and then we are incrementing MB or some memory location or so on. 2 operands एग्जाम्पल वो इंस्ट्रक्शन जिसमें 2 ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें ऐड, पहला एग्जाम्पल ऐड EBX ECX, ये दोनों रजिस्टर ऐड होंगे, इनके कंटेंट्स एंड का रिजल्ट जो है वो स्टोर होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में. उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट का. सिमिलरली उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ऐड का ही है, मगर उसमें इमीडिएट वैल्यूज यूज हो रहे हैं और कांस्टेंट एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं. उससे पहले वाले में constant value or memory address use हो रही है. Now here you can see this is the first program, example 001. It's in written in assembly. So इसमें हम क्या करें, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे. इस प्रोग्राम में कुछ हिस्से हैं जो हम अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द टाइम. हाँ, अलबत्ता इस प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टिव जो है 386 इज़ अ 32-bit आर्किटेक्चर, तो इसमें जो भी रजिस्टर्स एक्सेस होंगे वो 32-bit होंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं मूव EAX, ऐड EAX, सब्ट्रैक्ट EAX एंड सो ऑन. उसके अलावा इसमें ये भी डायरेक्टिव है मॉडल, फ्लैट एंड स्टैंडर्ड कॉल प्रोसीजर. ये हम डिस्कस करेंगे बाद में कि इसका क्या मेन पर्पज़ है. तो ये हो गई डायरेक्टिव्स. यहाँ पे एक और डायरेक्टिव है कि भाई ऑप्शन कैश मैप, जो केस सेंसिटिव नन. उसके अलावा हमने 3 फाइल्स इसमें इंक्लूड की हैं, windows.include एंड देन कर्नल 32 एंड कर्नल lib. ये 3 फाइल्स इंक्लूड की हैं. दिस डायरेक्टिव डॉट डेटा shows the data starting of the data segment, then we have code segment here. उसके अलावा इस कोड सेगमेंट में 3 इंस्ट्रक्शन है, मूव EAX. EAX इज 32-bit रजिस्टर. सो इसमें हम मूव कर रहे हैं क्या, ये वैल्यू.
एंड जो नेक्स्ट है एड, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज़ करें तो ये कांस्टेंट वैल्यू EAX में जो पहले वैल्यू में ऐड किया उसमें ऐड हो जाएगा और प्लस अगेन EAX के कंटेंट्स अपडेट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्रीवियसली देयर वाज लाइक EAX in the first instruction will be 1000 100040 in hexadecimal. Next instruction when it will be executed, so after this instruction add instruction EAX will be updated. इसमें updated value जो होगा that will be 5000 hexadecimal. उसके अलावा जो थर्ड इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो हम उसी EAX रजिस्टर से 200 माइनस कर रहे हैं, देन द अपडेटेड वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस थर्ड इंस्ट्रक्शन इट विल बी 3000 हेक्साडेसिमल एंड सो ऑन। अब ये तो हमने यहाँ पे मींस पावर पॉइंट में करके देखा, उसके बाद हम करके देखेंगे इसमें अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में। तो उसमें किस तरह विजुअल स्टूडियो के अंदर विजुअल C++ पे आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे देन यू कैन मॉनिटर द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज रजिस्टर्स। आप EAX रजिस्टर, EBX रजिस्टर और ये सारे रजिस्टर्स, इवन फ्लैग रजिस्टर को भी मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि EAX रजिस्टर जो है उसका वैल्यू 000 32 बिट रजिस्टर है, 8 बिट ये हो गए, ये यहाँ पे 16 बिट ये हो गए, ये 16 बिट एंड 16 बिट, सो वैल्यू इज 32 बिट्स। तो इसका जो वैल्यू फाइनल होगा आंसर इस EAX एक्यूमुलेटर के अंदर वो होगा 000 300 and so on. So these are the suggested coding standards. Some approaches to capitalize to capitalization. For example, हम अगर कैप्स लॉक हम अगर अपने कोड में केस सेंसिटिव रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, अगर नहीं रखना चाहते तो कैपिटलाइज किन किन चीज़ों का करें, या तो सब चीज़ों को कैपिटलाइज करें या तो किसी भी चीज़ को कैपिटलाइज ना करें। कैपिटलाइज ऑल रिजर्व वर्ड्स, जो मेनली स्टैंडर्ड होता है कि हम जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिस तरह कोड हो गया, ऐड हो गया, मूव हो गया, हम मोस्टली उनको कैपिटल फॉर्मेट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐड को अगर मैं ऐड लिखूं या इसको इस तरह लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट कोडिंग कन्वेंशन इज दैट रिजर्व वर्ड्स including instruction mnemonics and register names, they should be capitalized. Otherwise it will not affect the results, but it should be it's a better programming practice to capitalize them. What are the other suggestions? That capitalize only directives and operators, and there are other suggestions like descriptive identifier names. अगर आपने कोई भी वेरिएबल का नाम रखना है that should resemble that for what purpose or what is the information inside this identifier. Spaces surrounding arithmetic operators, there should be some spaces to easily understand the operation of those arithmetic expressions and so on. और जिस तरह हम लिखते हैं कि भाई A प्लस B और समथिंग, सो इनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए इफ़ यू आर यूजिंग दैट वन। और ब्लैंक लाइंस जो हैं वो प्रोसीजर्स के बीच में हो, अगर एक प्रोसीजर यूज़ हो रहा है उसके बाद अगर आपने दूसरा प्रोसीजर यूज़ करना है या डिक्लेयर करना है, कम से कम एक लाइन की स्पेस होनी चाहिए टू हाईलाइट दैट दीज टू आर डिफरेंट प्रोसीजर्स। सो सबसे पहले तो ये प्रोग्राम टेम्पलेट है। इस प्रोग्राम टेम्पलेट में आप जो है ना पहले से ही कोई बना सकते हैं। उस प्रोग्राम टेम्पलेट में आप कोई भी जिस तरह हमने ये देखा कि इसमें इंक्लूड फाइल्स हमने रखी हुई, मॉडल रखा हुआ है, आर्किटेक्चर 386, डेटा है, कोड है, एंड देन देयर इज वन लेबल हियर और द नेम ऑफ दिस वन, स्टार्टिंग and ending is here.
So here will be the code actually start from here and so on. So ये हमने एक स्केलेटन बना के रखा हुआ है, प्रोग्राम का एक ढांचा बना के रखा है। जब भी हम कोई प्रोग्राम शुरू करेंगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। There are some intrinsic or automatic or default data types inside the assembly language. First one is the byte or S byte or signed byte. Byte is 8-bit unsigned integer, or it can be 8-bit signed integer. So they represent these two keywords. They represent the two data types. If you are declaring variables or identifiers and so on, word and S word is similar to byte and S byte, but it represents 16 bits unsigned and signed integer. D word, SD word. D word means double word. SD word is the signed double word. For the integer, that is the 32-bit. Quad word, Q word is 64-bit integer. Similarly, there are real 4, real 8, and real 10. Real 4 is 4-byte IEEE short real. Real 8 is 8-byte IEEE long real, and real 10 is 10-byte extended IEEE real. अब हम डिस्कस करेंगे डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स। अगर हमने डेटा डिफाइन करनी है या हमने कोई भी मेमोरी मींस वेरिएबल डिफाइन करना है, व्हाट आर द रूल्स टू डिफाइन दैट वेरिएबल? सो अ डेफिनेशन स्टेटमेंट सेट्स असाइड स्टोरेज इन द मेमोरी फॉर अ वेरिएबल। कोई भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसके लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाती है। जिस तरह बाइट है तो 1 बाइट विल बी एलोकेटेड इनसाइड द memory, or may optionally assign a name to data. Syntax is actually this is the name, this is the name here, sorry, then there is directive, then we have initializer. There can be multiple initializers in case of arrays and something. Otherwise for single value this is simple integer variable. अगर इसमें मल्टीपल होते तो ये एरे हो जाता, एंड सो ऑन। ऑल इनिशियलाइजर्स बिकम बाइनरी डेटा इन मेमोरी। ये जब भी मेमोरी में रिप्रेजेंट होंगे तो ये बाइनरी, अब ये बाइट है 0 1, तो इस तरह होगा 4 bits and 4 bits. So this is 10 and these 4 bits will be as it is zeros and so on. So वैसे तो ये बाइनरी में डेसिमल में 10 है, बट जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में मेमोरी में, so they will be represented in binaries, और बाइनरी में 10 को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. And you can see here defining byte and signed byte examples. So ये जो है each of the following defines a single byte of storage. Value byte A, this is a character constant. Byte can be smallest unsigned byte, largest unsigned byte. For signed byte is the smallest signed byte and largest signed byte. And this is most interesting, uninitialized byte. There will be nothing. We don't know what is the value. So uninitialized, it will reserve the space, but it will not initialize any value. So the variable name is a data label that implies an offset or an address in the data segment. उसके अलावा जब हम byte arrays define करेंगे तो उसका हम ये नाम रखेंगे, भाई ये इसका list नाम है और byte is the type of this array, then these are the values. Similarly इसको हम इस तरह भी define कर सकते हैं. और उसके अलावा we don't know what is the first value. We know that list 3 has second integer value, third hexadecimal value, and fourth binary value. Similarly there are other examples. How we can define strings. String को define करने के लिए we have to follow some rules. Before that, what is a string? How we can define? A string is implemented as an array of characters. हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो भी आप string define करते हो, that will be considered as an array of characters. Like
Each character is considered as ASCII, ASCII, American Standard Code for Information Interchange, and it is 1 byte. This is 1 byte. So each character is 1 byte. इसमें कितने characters हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 characters. So it will occupy 15 bytes inside the memory and so on. For the convenience, it's usually enclosed in quotation marks. It often will be null terminated. जो भी हमारा ये स्ट्रिंग होगा, that will be null terminated. उसके आखिर में null या zero ज़रूर होगा. How we can define strings? We can define strings like to contain a single string across multiple lines, and each line with a comma. For example, हम कहते हैं checking account, then we have this line comma, then 0DH 0H and 0D and 0H. Then we will have, these are the for first line we will use comma, and then these are the special 0D 0A, 0D and 0A and so on, 0D and 0A hexadecimal values, and here we are terminating the string. So what is 0D? Is the carriage return or enter, and line feed means come to the new line. So here these are the two 0D and 0H characters, are special characters which are being added at the end of each line. So there is another way to define these identifiers. The keyword is duplicate. So how we can define, how we can use, we use duplicate to allocate or create a space for an array of a string. Syntax like we can use counter duplicate argument. So this, inside this argument there can be any number or anything, so it will be duplicated. Here you can see counter and argument must be constant or constant expressions. Here you can see 20. Variable 1 is of type byte. How many times? It is 20 bytes, and all these 20 bytes are 0 0 0. And then variable 2 is 20 bytes, and this is 20 bytes are uninitialized. Variable 3 is 4 byte, and we duplicate stack. So this will be the values st, sec, stack, and so on. Variable 4 is byte. This is 10, comma 3, duplicate 0, comma 20. So it will be 5 byte. Variable 4 will be 5 bytes. Defining word and sign word. So here are some examples. So we define storage for 16-bit integers or double characters or single value or multiple values. Here you can see for word, signed word, this is the largest unsigned value, smallest signed value, undefined or uninitialized. This word can be a double character, or word can be an array, an uninitialized array of 5 words. And here you can see storage definition for the signed and unsigned 32-bit integers. Word can be unsigned, here signed, duplicate unsigned array, and signed word array. This is quad word or t-byte, quad word, t-byte, and real data. I will skip this one. Now this is another example. Here you can see val1, val2, and val3. These are the 3 variables. Their names are here. They are double word, and we assign these values to those double words. And then what we do, we perform operations. So move EAX, val1, EAX will be, this is the comment from here to here. So the same previous code is written, but here instead of using immediate values, we are using the identifiers.
or a variable that has been defined in data segment. Now we will see that how we can set up Visual C++ Express Edition. Actually this one is the Visual C++ 2010 Express Edition for assembly language. So you can use Visual C 2010 or Visual Express Edition or the Professional Edition. First of all, why we are going to use, हम क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं Visual C को? इस कोर्स की कंटेंट्स जो हैं उसमें हमें पहले तो assembly language सीखनी है. We have to learn about assembly language, and also we have to learn how we can integrate assembly language with higher languages, high level languages. So इस वजह से या तो MASM यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली किसी और environment में, या NASM यूज़ कर सकते हैं, TASM यूज़ कर सकते हैं. मगर Visual C++ में यूज़ करने का तरीका का यूज़ करने की जो मेन वजह है वो ये है कि हम इसको easily higher level language के साथ attach और integrate कर सकते हैं. And the main thing about this Visual C++ is that Microsoft's macro assembler is part of this Visual C++ 2010. So Microsoft Visual Studio 2010 and Visual C++ Express Edition both include the current version of Microsoft macro assembler. It is called the Microsoft macro assembler. So MASM is part of this Visual Studio 2010. If you want to see where is this MASM, or either it is installed or not, you can go here inside the program files, Visual Studio, whatever the version is, VB and bin, you will find here. So where you can download this Express Edition is freely available. आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए जो वेबसाइट है वो यहाँ पे मैंने मार्क की हुई है, और यहाँ पे भी लिखी हुई है वेबसाइट microsoft.com and etc is written here. आप इसको क्लिक करेंगे इंग्लिश को, वर्जन, यू कैन सेव दिस वन, क्लिक हियर. आप इसको सेव करने के बाद यू कैन रन, डबल क्लिक, it will extract, then it will start the setup. You can just skip this setup experience information and click next, then accept the terms and condition and click next, and so on. And these are the, if you want to install the Microsoft Silverlight, you can check this box. Otherwise if you don't want, then uncheck, then you have to click next, and so on. Then this is the final version. It will ask you a final step where it will ask you the folder where it will start. So this is the process. First it will download and then it will install. So it depends what is the speed at which of your internet. अगर वो फास्ट है तो जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा, अगर स्लो है तो डेफिनेटली टाइम लगेगा. अदरवाइज एक्सप्रेस एडिशन या प्रोफेशनल एडिशन मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन बाय फ्रॉम देयर. So after installation, what we have to do, we have to start the page. When we start the page, or when we start the Microsoft Visual Studio C++, or we will see how we can do that in the Microsoft Visual Studio. So first of all, what we have to do, we have to build customization. Here we have to enable MASM support. अगर ये MASM को हम ऑन चेक बॉक्स नहीं करेंगे, चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करेंगे, देन यू कैन नॉट यूज MASM. मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि हम किस तरह कर सकते हैं. Here you can see, so MASM available build customization files, so you can use MASM also. Next thing is, you can also set the path variables. पाथ वेरिएबल मैंने यहाँ पे MASM 32 डाउनलोड किया हुआ है. यू कैन सर्च MASM 32 on Google and you will find it
they have the MASM32 forum, and you can find it. It will automatically install everything. So we have to include the directory here for include paths, because we are going to include some files inside our assembly language. So हमने क्या करना है, include files और compilation के लिए सिर्फ हमें include files चाहिए. Compilation के लिए Microsoft assembler जो है, that is part of the Express edition or professional edition of Visual C. After that, you have to see here, when you will create a project, we have to build this project. After building, when the build is complete, there is success rate 0, failed 0, up to date 0, and 1 succeeded, 0 failed, 0 updated, 0 skipped, and so on. Then what we will do, we will see when we will start with the F10 in the debug mode. So in the debug mode, we stop the F10 by step-by-step continuation. So we will use F10 to step over and so on, and also we will see the registers. We will monitor कि हम monitor करेंगे कि registers के value किस तरह change हो रहे हैं. So here it will be the look of the assembly language program here. आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे. अब हम Microsoft Visual Studio को यूज़ करेंगे to program assembly language. इस Microsoft Visual Studio में first of all we will create a new project. This project is the इसमें बहुत सारे project के types हैं. For Visual C, there is Visual Basic, Visual C, Visual C Sharp and C++, F Sharp and so on. हम Visual C Sharp का project खोलेंगे. Visual C Sharp में for this purpose initially शुरू में हम जो यूज़ करेंगे वो that is Win32 console application. आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं. So Win32 console application, sorry, यहाँ पे उस application का नाम देंगे. We are going to use example 001. Now you can select where you want to store this one. कहाँ पे इसको स्टोर करना चाहते हैं. मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे. मेरा फोल्डर है लेक्चर नंबर 8 example 001. So select this folder and save this one. Next, do I need, so यहाँ पे जो application settings हैं इसका overview हो चुका है. Precompiled header, no, I don't need precompiled header. Do I need empty project? Yes, I do need empty project. So I will just finish up to here. अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ना कोई इसमें हेडर फाइल्स हैं, ना कोई इसकी प्रॉपर्टीज़ में. आप देखेंगे इसको. सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की बिल्ड कस्टमाइज देखिए, मैज़म ऑन है एंड ऑफ है. यू हैव टू check this box, check box for the available build customization file. So you have to press OK. Now we are almost done. What we have to do, we have to add source file or assembly file in this source files. Either we can add new item or existing item. So आप इन दोनों में से न्यू आइटम में असेंबली फाइल यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या हम जो है ना इसमें एग्जिस्टिंग आइटम यूज़ करके हमारा प्रोजेक्ट जो है वो है एग्जांपल 001. इसमें जाएंगे, उसमें बाहर ये एग्जांपल 01 असेंबली जो है ना फाइल यहाँ पे अवेलेबल है. इस फाइल को अगर आप डबल क्लिक करेंगे देन यू विल सी दिस कोड. आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज. So these are the directives. Model is flat. Option case map none, so it's not case sensitive. We have included तीन जो है इसमें हमने फाइल इंक्लूड की हैं. Then I will just delete this one. Okay, and I want to use 100H as a constant for H, and then 3 H. 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 3
and we have invoke exit process. This is the kernel call to terminate the process. So हमारे पास ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम जो है लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। सेव करने से के बाद मैं इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेक करूँगा। इन प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में नाउ यू विल सी द ऑप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर। अगर इसमें आप जनरल में क्लिक करेंगे तो इंक्लूड पाथ इज़ नॉट अवेलेबल हियर, देयर इज़ नो इंक्लूड पाथ। आप इसमें जो है ना इंक्लूड पाथ लिखना है। दैट इंक्लूड पाथ इज़ C drive MASM 32 and directory is include. So I just press OK. अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वाकई C ड्राइव पे MASM 32 अवेलेबल है या नहीं है, सो C ड्राइव पे आप चेक कर सकते हैं। ये MASM 32 अवेलेबल है और इसमें इंक्लूड सब डायरेक्टरी भी अवेलेबल है। इस इंक्लूड सब डायरेक्टरी में आप देख सकते हैं ये सारे लिब फाइल्स, लाइब्रेरी फाइल्स एंड इंक्लूड फाइल्स ये सारे अवेलेबल हैं। अब ये MASM आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप गूगल में सर्च करें MASM 32, just enter. This is the MASM 32 home page. You can go to this home page and you can download. After downloading, so you can select any means if you want to download you have to select any one website. So if you want to select, so you can save here on the desktop or download. For example, on desktops I will just save. I have already saved this one because I already installed. So आप इसको डबल क्लिक करेंगे ये खुद ब खुद इंस्टॉल करेगा। इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी प्रोसेस। ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट को डीबग करेंगे या इसको हम जो है ना बिल्ड करेंगे। सबसे पहले इसको बिल्ड करेंगे। बिल्ड ऑप्शंस और हियर इसका आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एरर लिस्ट और ऑप्शंस वार्निंग्स, इसका बिल्ड। so it is 1 succeeded, 0 failed, 1 updated. So this one is updated because इसको हमने पहले से ही या इसको हम कहते हैं कि बिल्ड क्लीन सॉल्यूशन। क्लीन सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर पहले से बिल्ड है तो उसको दोबारा बिल्ड कर लेगा। So 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped। अब बिल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डीबग मोड में चलाएंगे या इसको मैं कहूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलाना चाहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलाने का मेन रीज़न क्या है कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चलाना चाहता हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे जैसे मेरी स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन या जैसे जैसे प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन हो रही है, देन मैं एट द सेम टाइम आई वांट टू ऑब्जर्व द वैल्यूज़ ऑफ registers. So I can press F10. I just pressed F10 and you can see here the arrow is at the first instruction in this code segment. Here you can see these registers. Sorry, I just double click on registers. So these are the register file registers. EAX, इस EAX में कोई ना कोई वैल्यू है। I will try to increase the font size if you can see this one. So I don't know, so this is for this one only, yes. So this one is, no, this will just increase. So here you can see currently the EAX is equal to 76 AD. There is some garbage value
we are not concerned with the garbage value because still our first statement, our first machine instruction, our first instruction has never been executed. इसको हमने execute किया ही नहीं है. अब मैं जब इसको step over करूँगा, या I will press F10. So this statement has been executed. Now cursor has moved to the next statement. अब आप इसमें देख सकते हैं कि the current value or the new value of this EAX is 000 1000 so on. उसके अलावा instruction pointer is also updated. Instruction pointer का जो value वो भी अपडेट हो चुका है. इसको हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन वैल्यू का पॉइंटर क्यों अपडेट हुआ है, किस तरह अपडेट हुआ है और किस तरह अपडेट हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. अब अगर मैं F10 प्रेस करूंगा, स्टेप ओवर अगेन, यहाँ पे आप देखें डीबग में step over again. So what will happen now, the current value for this EAX is, because we have executed this instruction also, so current value of EAX is 50000. आपको यहाँ पे ये नज़र आया होगा कि EAX और accumulator register का जो वैल्यू है वो 000 5000 and 0. जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो अभी इसका नया वैल्यू जो है वो होना चाहिए 00300 एंड सो ऑन, बिकॉज इससे ये होता है कि इसमें से हमने 2000 हमने से सब्ट्रैक्ट कर लिया. देन दिस इज द करंट वैल्यू. सो दिस इज द लास्ट वैल्यू टू एग्जिट फ्रॉम दिस वन, द प्रोग्राम प्रोसेस और प्रोग्राम and to the kernel. So we have invoked this one and now you can see that there is no it's no more running right now. This was the simple process. अब इसके अलावा हमने इसको run तो कर लिया. We have got these results. We have seen that we can add some value, we can move some value in accumulator register by using move statement. Then we can use move add statement. This move is an immediate, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसमें immediate addressing mode. Same is for the add. Add is using constant value or immediate value. Similarly here and so on. I just build again, clean build, so it is built. And I just step over again, you can see. अब इसमें डेटा सेगमेंट में कोई भी डेटा हमने डिफाइन नहीं की. We can define data here like val1 double word, इसका वैल्यू जो है 01000h. उसके बाद val2 double word 102 or 3000 or 400h. val3 dw double word 2000 and hexadecimal. अब इसके बजाय कि हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लिखें, हम इसके बजाय यहाँ पे आइडेंटिफायर का नाम लिख लेंगे. The name of this identifier is, for example, val1, then val2, and similarly here is val3. Okay, इसको हम सेव कर लेते हैं. इसको दोबारा से क्लीन बिल्ड कर लेते हैं. इस 1 सक्सेस 0 फेल 0 स्क्रिप्ट, इसको हम स्टेप्स में रन करते हैं. ओके, हमारे रजिस्टर्स जो है अभी देख सकते हैं यहाँ पे. रजिस्टर्स में इंफॉर्मेशन जो है वो 00 इंफॉर्मेशन है, कोई भी गार्बेज वैल्यू है. उसके अलावा अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें देन आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो 00011, ये वैल्यू इसका ये है. और नेक्स्ट जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज इक्वल 400
मैं इसको दोबारा F10 करूँगा। तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमारा है वो है 400, इसको हमने ऐड किया। करंट वैल्यू इज़ फॉर EAX और accumulator वो है 00050000 इन हेक्साडेसिमल। अगर मैं इसको एक मरतबा और प्रेस कर दूं, then this statement will finish its execution. Now again you will get the same result in previous whatever you got in previous program or previous file, previous execution, sorry। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं प्रोजेक्ट को अगेन क्लीन बिल्ड करता हूँ। क्लीन बिल्ड हो गया सक्सेसफुली। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ आप इसको मॉनिटर करते रहें। यू कैन ऑल्सो, हियर इज सम वैल्यू एंड हियर यू कैन सी द डेटा वैल्यू एंड 00100 एंड सो ऑन। इसके साथ साथ हमारे पास फ्लैग्स भी हैं, फ्लैग रजिस्टर्स। Here you can see we have 0, auxiliary carry, parity carry and so on। ये सब के सब जो हमारे पास बिट्स हैं, फ्लैग बिट्स हैं। उसके अलावा हम कोड में अब इस कोड में अगर आप डीबग में जाएं, विंडो में जाएं, तो इसमें आप मेमोरी और डिसअसेंबली, अगर मैं डिसअसेंबली प्रेस करूं, यू कैन सी हियर, can you see something here in the disassembly? What is inside disassembly? That our program, this code segment has some addresses up to here. Move instruction, move EAX double word pointer, that is val1, and ये जो इसका offset है, ये आप देख सकते हैं, वो 0E0400 हेक्साडेसिमल है। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑफसेट वैल्यू है, val2 जो है, उसका ऑफसेट वैल्यू जो है वो 0E04004 है, क्योंकि ये जो है डबल वर्ड 32 बिट्स का है और 4 बाइट। तो ये तीनों के तीनों जो हैं उनकी एड्रेसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि ये जो है 0E04008 ये जो इनके ऑफसेट वैल्यूज़ हैं और ये डेटा सेगमेंट में डिफाइन किए गए हैं। अभी देखें कि ये इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, उससे पहले डेटा मेमोरी में देखें कि ऑफसेट, इस ऑफसेट पे और डेटा सेक्शन में इस ऑफसेट पे ये इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे 00100 ये नेक्स्ट जो है हमारा डेटा सेक्शन में पड़ी है। जब इसको मैं F10 प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है वो इस लोकेशन पे, इस ऑफसेट पे है और ये डेटा अवेलेबल है। एंड नाउ यू कैन सी एक्चुअली ये जो है यहाँ पे वैल्यू जो है 100100 इसमें अपडेट हो चुका है एंड नेक्स्ट वैल्यू ये है। इफ आई प्रेस अगेन दिस वन F10, so this second statement has been executed and you can see the contents of EAX register वो अपडेट हो चुके हैं। 4000 has been added to 1000 hexadecimal, and the next, if I will press F10 again, so now the execution of the third instruction will be हैपनिंग हियर, वो अभी परफॉर्म हो चुकी है। और अभी जो नए वैल्यूज़ हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर के वो हैं 003000 इन हेक्साडेसिमल। इसको हम जो है ना अभी F10 इसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया। आपने देखा कि हमने डेटा सेक्शन में और डेटा में जो भी वेरिएबल डिफाइन किए उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड करना चाहूँ, EAX, इसको मैं दोबारा बिल्ड करता हूँ, क्लीन बिल्ड, ओके, बिल्ड हो चुकी है। 1 सक्सीडेड, 0 फेल्ड, F10, ओके। नाउ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन
दैट विल एग्जीक्यूट, वो ये वाली है। और प्रोग्राम कोड सेगमेंट आप इसमें ये देखें, डीबग, विंडोज़ एंड डिसअसेंबली। डिसअसेंबली में आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है प्रोग्राम कौन सी जगह पे स्टोर हुआ है। उसकी एड्रेस जो है वो 00A1100 और मूव इंस्ट्रक्शन जो है इसको अगर आप देखें, इसको अगर मैं ये शो कोड बाइट्स, लाइन नंबर्स भी हैं इसमें, लाइन नंबर्स को मैं ऑफ कर लेता हूँ और फिलहाल कोड बाइट्स को मैं नहीं रखता हूँ यहाँ पे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कोड बाइट्स क्या होते हैं। सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि ये कौन सी एड्रेस पे स्टोर है, 00A1100 और ये इसका एड्रेस है, ऑफसेट इनसाइड द कोड सेगमेंट, मूव इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर EAX है और वैल्यू इसमें ट्रांसफर होगा। इंक्रीमेंट EAX, चलो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इनिशियली द वैल्यू ऑफ EAX is moved from the val 1. Now here you can see it has been incremented when I pressed the, so if after increment 0 carry has been changed and parity has been changed also. If I press again F10, so it will be 5001 in hexadecimal. If I press F1, here you can see it will be 3001 and now it will end the process and finish the execution. अब इसमें आप जो हमें चीज़ जिस पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस, हमने तो इसमें सिर्फ इंक्रीमेंट यूज़ किए, मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये 3-4 इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए हैं। अलबत्ता इसके अलावा भी हम असेंबली में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं और कुछ लेक्चर्स में हम उन इंस्ट्रक्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ वी कैन यूज़ ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस, उन सब को हम इंस्ट्रक्शन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उन सब इंस्ट्रक्शंस का क्या फ़ायदा है, मीन्स व्हाट इज़ द मेजर बेनिफिट कि भाई सिर्फ ऐड इंस्ट्रक्शन, इंक्रीमेंट, सब्ट्रैक्ट, ये सारी इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई यूज़ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल करूँ डिक्रीमेंट, और अगर मैं कहूँ डिक्रीमेंट EAX, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट क्लीन बिल्ड, build, I can execute in steps. अब आप इसमें debug, Windows, disassembly, अगर मैं disassembly को बंद कर दूं, then you can easily see the fonts, because after disassembly its font size become very small. Okay, debug, start debugging. Here you can see I can start again and here you can see all these one. Initially ये instruction execute होगी, values updated, now these values have been affected, the red values they have been affected. So these values have been affected, changed. So now the value of EAX after execution of this instruction is 301, 501, and what will happen now? Right now I am going to write the comment that the updated value of EAX after execution of this instruction will be 3000 hexadecimal. I just saved this one, but before saving this one I just continue. Okay, so I think I have to debug, I have to
stop debugging and build clean solution. Okay, so I can start in the steps. F10 1 first instruction, then increment, this is the value, subtract, then this will decrement, so the updated value or the new value is 003000 and so on, and after that it will exit from the process. Okay, so this was the program about simple familiarities, and in the next lecture inshallah हम डिस्कस करेंगे कि ये इसके जो डायरेक्टिव्स हैं, लाइक इंक्लूड डायरेक्टिव्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्शन केस मैप जो इसका है, मॉडल जो है ना फ्लैट, इसका क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं. 0.386 में ये जो है वो 386 आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है, अदरवाइज पॉसिबल यू कैन यूज़ 286 एंड 386 के वेरिएंट्स या 486 के भी यूज़ कर सकते हैं आप. So this is complete program. I want to show you how you can use the, for example, if I use comment @ hello, this is my first multi-line comment in assembly. So this one is the comment. So what I will do, I will just build it. So this has been successfully built. I want to debug it again in step over. So this is the first instruction, the comments have been skipped. Now this is our first instruction here, it will be executed right now, executed and so on. So you can write multi-line comments also by using this one, maybe by using another character. Oh, this is not correct. Save, and now we can build again. Okay, so one succeeded, 1 0 failed and so on. अब इसको दो बार हम चलाते हैं, even though this is the terminating character, this is starting character. So this is the complete execution. So this is how you can write multi-line comments. Here this is double word, val1, or you can write any name. Here are some increments, decrement, subtract and move and all these instructions. At this point we have shown the अगर आपको ये नज़र ना आए रजिस्टर्स, सो जब आप इसको F10 करें डीबग मोड में स्टार्ट करें या स्टेप ओवर स्टेप्स में यूज़ करें, देन आप यहाँ पे विंडो डीबग में विंडोज़ में अंदर रजिस्टर्स को क्लिक करें, तो आपको जो है ना रजिस्टर्स में वो ये विंडो नज़र आ जाएगी. देन यू कैन प्लेस इट समवेयर एल्स जहाँ पे आपको कन्वीनियंट लगे. So this is the complete execution and the introduction about the assembly language language. Now inshallah we will discuss कि next जो है ना lecture में we will discuss more about the other instructions, just like there are some variants of move, there are some variants of aid, उनसे हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरी इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हैं, और ये जो डायरेक्टिव्स हैं इन डायरेक्टिव्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. इसमें प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज. जो मेन हमने डिस्कशन की वो थी बेसिक एलिमेंट्स असेंबली लैंग्वेज के. उसमें सबसे पहला इंटीजर कांस्टेंट्स, इंटीजर एक्सप्रेशंस, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, उसके अलावा रिजर्व्ड वर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, उनके रूल्स कि हम इनको किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शंस. देन वी डिस्कस अबाउट द लेबल्स. अब लेबल्स हमने डिस्कस किए हैं बट लेबल्स को हमने अभी यूज़ नहीं किया. वी विल यूज़ इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स जब हम असेंबली लैंग्वेज को बाकायदा शुरू करेंगे. प्रोग्राम्स की लेंथ बढ़ेगी और जब हम
go और control structure statements use करेंगे. At that time we will use labels. Mnemonics and operands आपने देखा, mnemonics, increments, decrements and operands आपने सारे देख लिए. Then we also use the comments, single line and multi-line comments. उसके बाद we did the adding and subtracting integers and so on. So the suggested code standard, how you can write, how you can make the skeleton. आप अपने प्रोग्राम का एक फ्रेम किस तरह बना सकते हैं जो आप हर प्रोग्राम में, नए प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. उसके अलावा there are some intrinsic data types like bytes, byte and signed byte, word and signed word, double word and signed double word, quad word, T byte, real 8 and real 10. Then we also saw those programs are those keywords and all these concepts inside the Visual C, Microsoft Visual Studio, especially in Visual C 2010, and we configured assembly, programming and so on, and we saw that how we can perform the execution. So till next lecture, Allah Hafiz.